हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। वी आर डिस्कसिंग FST 24 पेपर 2 और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ना, आसान पेपर है, ठीक है, मैक्सिमम सवाल होने चाहिए। सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 10 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x cos x प्लस 14 cos स्क्वायर x। तो y आपका दिया गया है 10 sin स्क्वायर x को क्या करते हैं, sin x cos x दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हम sin 2x cos 2x में बदलना शुरू कर लें। तो इसको लिख दिया 1 माइनस cos 2x बाई 2, है ना। फिर इसी तरीके से 3 sin 2x लिखा हुआ है और प्लस ये हो गया आपका 14 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया 5 माइनस 5 cos 2x प्लस 3 sin 2x प्लस 7 cos 2x। तो दिस वे यू विल गेट 3 sin 2x प्लस 2 cos 2x एंड 12, है ना। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, लिख सकते हो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके लिए, और 12 एक अलग से, ठीक है। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो सॉरी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, यहां माइनस लगा दिया, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 12, ठीक है। तो हमें दोनों का सम निकालना है। तो एनीवे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 12 और 12 का केवल सम होना है, दैट विल बी 24। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अब अगेन उससे भी आसान सवाल, 2 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x माइनस sin x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपके पास आया 2 sin x कॉमन, माइनस 1 इंटू sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये क्वांटिटी तो आपकी हमेशा निगेटिव है ना, sin x माइनस 2, लेकिन प्रोडक्ट को पॉजिटिव होना है, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी तो दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 sin x माइनस 1 शुड बी नेगेटिव, तो sin x आपका कैसा होना चाहिए, हाफ से छोटा, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कहा गया है कि एक लाइन है जो कि दोनों कर्व्स के लिए टेंजेंट का काम करती है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो उसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लिख देते हैं, है ना। यहां पे क्या होता था, एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, तो a तो कितना है 1/4 है, एम स्क्वायर, ये हो गई आपकी टेंजेंट। अब ये टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का सवाल है तो स्लोप फॉर्म यूज करते हैं मैक्सिमम। तो यहां पे आपका स्लोप फॉर्म में आपने इसकी इक्वेशन लिख दी, एंड नाउ दिस लाइन शुड आल्सो वर्क एज अ टेंजेंट फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। ये लाइन आपकी इस कर्व के लिए भी टेंजेंट का काम करती है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो y प्लस 1 इज इक्वल टू, बल्कि ऐसा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन बस इसी तरीके से बस ट्रांसफॉर्म ही तो करना है। y की जगह हम क्या रख देंगे अब, माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। y की जगह पे अपन क्या रख देंगे, यहाँ पे माइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है ना, हाँ, तो y की जगह पे अपन वाई प्लस 1 रख देंगे। m x की जगह पे तो चलिए x ही रहने वाला है, क्योंकि इधर कोई चेंज नहीं हुआ है, शिफ्टिंग कर रहे हैं केवल। और a अब कितना हो गया हमारा, a अब हमारा हो गया है माइनस 1/4, तो ये हो गया आपका 1/4 m स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन यहां से क्या दिख रही है, mx प्लस 1/4 m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1/4 m स्क्वायर माइनस 1 कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दें, एक बार यही इक्वेशन यहां पे मिल रही है, और इस सिस्टम के लिए अगर हम थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म कर लें तो ट्रांसफॉर्म करके हमारे पास डायरेक्टली ये बन जा रहा है भाई, y की जगह y प्लस 1, a पहले हमारा 1/4 होता था, अब क्या होगा माइनस 1/4, इतना ही तो डिफरेंस है। तो 1/4 m स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू माइनस 1/4 m स्क्वायर। This way you will get 1/2 m square is equal to 1. So m will be equal to. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 4, complex numbers z1 z2 are such that mod z1 is 3 and mod z2 is 5, z1 plus z2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7, और हमें आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल कैसी होती हैं, लॉग की तरह। तो इसलिए आपको ये पता चलना चाहिए कि ये आपका लिखा क्या हुआ है, 6 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z1, ठीक है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये समझ में आती बात, ठीक है। मतलब 0 को z1 से मिलाओ और 0 को z2 से मिलाओ, जो बीच का एंगल होगा, ठीक है, ऐसा कुछ देखो, mod z1 मतलब z1 और 0 के बीच की डिस्टेंस 3, mod z2 मतलब 5
ठीक है, Z1 Z2, ठीक है, ये 5 ये 3 और हम चाहते हैं कि ये कितना हो जाए Z1 प्लस Z2, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इस तरीके का, ठीक है, ये मॉड ऑफ Z1 ये Z2 वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट Z1 प्लस Z2 वेक्टर इधर हो जाएगा और इसके लिए कहा जा रहा है कि ये लेंथ अपने को कितनी चाहिए 7 चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, ओके, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अगर हम यहां पे इसकी बात कर रहे थे, है ना, ये आपका 7 है तो ये 5 यहां पे भी आएगा, है ना, 5 यहां पे भी आएगा। अगर ये 5 है, ठीक, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गई आपकी साइड, ओके। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये पूरा एंगल ही चाहिए ना, आपको ये पूरा ही एंगल चाहिए। तो आपको ये वाला एंगल निकालना था, ये वाला एंगल देखें या ये वाला एंगल देखें, बात बराबर ही है। तो आपको ये बेसिकली थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कोसाइन रूल। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3, यही आपका बीच का एंगल हो गया। और हमें क्या लिखना है, हमें तो यही आंसर लिखना है ना, मॉड ऑफ, सॉरी ये थीटा है ना, हाँ ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, बीच का एंगल की बात कर रहे हैं ना हम। तो यहां पे अगर ये थीटा है तो इस साइड से कितना होता है पाई माइनस थीटा, तो दिस इज पाई माइनस थीटा। तो हमें आंसर में क्या लिखना है 6 टाइम्स थीटा, नहीं 6 टाइम्स पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, अब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक दी गई जिसके रूट्स ही पता चल जा रहे हैं सीधा सीधा। 2 माइनस 4k के दो फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 1 माइनस 2k, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2k कहा ना मैंने, तो एक 2 पहले लिख देता हूं, 2x माइनस 1 माइनस 2k एक्स माइनस या प्लस 2 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो आपने x को कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2k को कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आपके पास आए 2, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 1 माइनस 2k, है ना। तो 2 और 1 माइनस 2k आपके पास दो फैक्टर्स हैं, यही आपके रूट्स हैं। फिर आपसे कहा जा रहा है कि रूट्स आर रैशनल, ऑब्वियसली रैशनल, क्योंकि k आपका कैसा था, रैशनल था। सेकंड पार्ट में कहा गया अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन तभी होगा ना भाई जब 1 माइनस 2k आपका नेगेटिव हो जाए। सी पार्ट में k अगर आपका लेस देन और इक्वल टू हाफ है तो रूट्स का साइन सेम है। और डी में कहा गया कि अगर fx का एक रूट 2 से बड़ा है, मतलब इसी को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। बस यही चीज आपको करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 भी बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो कैसे बन सकती है भाई, ये 4 5 6 7 वाले में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, है ना, या फिर 3 को उठा लो, कोई भी एक पॉइंट उठा लो। इन कितने हैं अपने पास टोटल, अगर देखे जाएं तो कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास, 2 और इधर से 4 6, ओके। तो इसमें से देखिए 1 2 3, यहां पे 4 5 6 और 7 ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक हम इसमें से उठा लें, इन 4 में से कोई भी एक उठा लो, ठीक है। और इन 2 में से या फिर इन हाँ चलो इसी में से देखते हैं, इनमें से 4, इन चारों में से कोई सा भी उठा लिया और इन दोनों में से कोई भी एक उठा लिया, 2c1 4c1 इंटू 2c1, ठीक है। और कैसे कैसे बन सकती है, यहां से मैंने 3 को उठाया और 3 को उठा करके मैंने इसके किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक ही लाइन आएगी ना, चाहे भाई 3 4 को ज्वाइन करो, चाहे 4 5 को, चाहे 5 6 को, चाहे 6 7 को, तो कोलिनियर है। तो एक लाइन यहां से क्रिएट होगी, एक लाइन यहां से क्रिएट होगी, ठीक। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में आपके पास ट्रायंगल्स बनाने थे, तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कैसे कैसे खोजें, 2 पॉइंट हमने इन 5 में से ले लिए, इन 5 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें इन दोनों में से लेना पड़ेगा इंटू 2c1, है कि नहीं। या फिर आपने दूसरा तरीका लिया, आपने इन तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, इन तीनों में से नहीं बल्कि मैं 2 में से ही लेता हूं, ठीक है। इसको मैं इसी लाइन पे मान के अभी दिखा रहा हूं।
2 पॉइंट्स मैंने इसमें जो थे उनमें से दोनों को ले लिया 2C2, ठीक है, और यहां पे मेरे पास 5 पॉइंट्स थे 5C1, ठीक है। तो ये 10 इंटू 2 20 और 20 और 5 25, ठीक है। और इसमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास, अच्छा ये वाला एक केस नहीं बनेगा, कौन सा, 2C2 इंटू 5C1 तो मैंने कर दिया, लेकिन जब 2C2 और तीसरा पॉइंट ये चूज कर लिया जाए तो दिक्कत होगी। तो ये वाले केस में से मैं एक केस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 24 विल बी आवर आंसर, ठीक है भाई। 1 2 पहले चूज किया, बाद में 3 चूज कर लिया, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में तो भाई सीधी सी बात है, ये तो कहीं यूज नहीं आएगा ना, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अगर हम सोचे हैं तो क्वाड्रिलेटरल में इसका तो कोई यूज आएगा ही नहीं। एक वर्टेक्स अगर यही हो गया, दूसरा मान लो यहां पे लिया मैंने, तो तीसरे चौथे को कहां ही ले पाऊंगा, तो 3 का तो कोई यूज नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो आप यहां से इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, है ना, और बाकी यहां से आपको 2 पॉइंट्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 6 केस आ गए। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज 24 व्हेन ईच सर्कल कंटेन्स एटलीस्ट 3 ऑफ 7 पॉइंट्स, ठीक है। इसको देखते हैं थोड़ा। तो फोर्थ पार्ट में कंटेन्स नहीं बल्कि इसको मतलब ऐसे देखेंगे, कंटेन्स नहीं, विच पासेस थ्रू, ठीक है। सर्कल पे 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो 7 में से पहले तो हमने कहा कि कोई भी 3 पॉइंट ले लें, तो डी पार्ट में हमने कहा कि 7 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब आपने ये 4 में से कोई 3 उठा लिए या इन 5 में से कोई 3 उठा लिए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। 7 में से कोई भी 3 उठा लेते, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, इन 5 में से कोई भी आपने 3 पॉइंट उठा लिए, तो उससे तो कोलिनियर पॉइंट से तो हो करके सर्कल नहीं पास करेगा ना, ठीक है। या फिर इनमें से आपने 3 चीजें उठा ली, ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट से हो करके सर्कल तो नहीं बना सकते। तो 3 पॉइंट्स अगर हमें लेने हैं तो कैसे लेने चाहिए, जाकि वो कोलिनियर ना रहे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया गया है, 3 बैग्स हैं ABC, A contains 1 red 2 green, B contains, है ना, C contains only 1 green ball. 1 ball is drawn from bag A and put into bag B, then 1 ball is drawn from B and put into C, and finally 1 ball is drawn from bag C and put into bag A, ठीक है। When this operation is completed, probability that bag A contains 2 red and 1 green ball, ठीक है, ओके। तो बैग ए में पहले से 1 रेड बॉल थी, है ना, और 2 ग्रीन बॉल्स थी। अब उसके पास हो कितनी गई हैं, उसके पास 2 रेड बॉल्स हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो ए के पास पहले से था 1 रेड और 2 ग्रीन, और बाद में कितना हो गया, उसके पास 2 रेड हो गई और 1 ग्रीन हो गई। तो क्या हुआ होगा, 1 ग्रीन पहले निकल गई होगी, तो मतलब पहली बार में आपकी 1 ग्रीन ट्रांसफर हुई, किसको, बी को, है ना। पहली बार में आपकी 1 ग्रीन बॉल घट गई ना, पक्का है, 1 ग्रीन बॉल तो आपकी चली गई, ठीक है। अब ये 1 ग्रीन बॉल आपकी गई बैग बी में, तो बैग बी के पास कितने हुए, 2 रेड, है ना, 2 रेड पहले से थे, और अब बढ़ के कितने हो गए, 2 ग्रीन बॉल्स हो गई, ठीक है। अब इनने क्या किया, इनने भी कुछ चेंज किया, इनने सी को कुछ दिया, तो सी के पास 1 ग्रीन बॉल पहले से थी, सी के पास 1 ग्रीन बॉल पहले से थी, ठीक है। अच्छा, सी ने इसको क्या दिया होगा, सी फिर से यहां पे कुछ दे रहा है ना इसको, तो सोचो इसको एक एक्स्ट्रा रेड बॉल कौन दिया, सी ने ही दिया ना, तो सी ने इसको 1 एक्स्ट्रा रेड दिया, सी के पास तो रेड था ही नहीं, तो सी को 1 रेड इसका मतलब इसने दिया, ठीक है, और वो 1 रेड बॉल आपकी इधर ट्रांसफर हुई, यही चीज है ना ओवरऑल। तो अगर हम कह रहे हैं कि इसके लिए हम देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहली बार में हम क्या कर रहे हैं, ए से हम ग्रीन बॉल निकाल रहे हैं, तो ए से ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3, ठीक है, 2/3 है, ठीक है। फिर बी से हम 1 रेड बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब बी का जो नया कॉम्बिनेशन है 2 रेड और 2 ग्रीन का, उसमें से हम 1 रेड बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई, 1/2 ही आएगी। फिर इसके पास 1 रेड और 1 ग्रीन बॉल हो जा रही है, और उसमें से मैं 1/1 रेड उठा रहा हूं, तो फिर से 1/2 लग गया। तो यहां से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाएगी, कितनी आ रही है ये, 1/6, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा ठीक सवाल था, मतलब ठीक क्या गए, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हमें एक क्लू भी दिया गया है ऑप्शंस के थ्रू कि a माइनस बी आई, बी माइनस ए आई, इनके इनवर्स को चेक करना है। तो अगर हम देखें इनकी टर्म्स बनाने के लिए डायरेक्टली, ठीक है, a माइनस बी आई है ना, अब ये थोड़ा सा रहता ही है इन क्वेश्चंस में, a माइनस बी आई और b माइनस ए आई, इनके प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो यहाँ पे a b बनेगा, a a बनेगा, b b बनेगा और साथ में b a बनेगा, है ना, b a इंटू ऐसा बनेगा। आपको ये पूरा टर्म दिया गया है कि ये पूरा टर्म 0 है, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू b a इंटू आई। ठीक है, इतनी बात। ओके, तो आपके पास a माइनस बी आई इंटू बी माइनस ए आई आपका ए बी आई के बराबर है, a माइनस बी आई इंटू बी माइनस ए आई आपका ए बी आई के बराबर है। अब देखिए यहां से ये तो पता चल गया कि कम से कम ये दोनों कैसे हैं, पॉसिबल है इनको इनवर्स मतलब इनका निकालना, क्योंकि तभी तो दोनों का प्रोडक्ट किसी आई के बराबर मतलब आई के टर्म्स में आया है, आई इंटू सम स्केलर है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो किसी एक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है। इसका मतलब दोनों इन्वर्टिबल हैं, ये भी इन्वर्टिबल है और ये भी इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इन्वर्टिबल हैं, है ना, तो अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर ए बी का मतलब पी क्यू का प्रोडक्ट आई होता है तो क्यू पी का प्रोडक्ट भी आई होगा। तो उल्टा अगर मैं लिख दूं इसको कि b माइनस ए आई इंटू ए माइनस बी आई इज इक्वल टू ए बी आई, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये तो स्केलर है ना, ए बी को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पी क्यू लिखूं चाहे क्यू पी लिखूं बात तो बराबर ही आने वाली है। तो यहां से आपके पास एक्सपेंड कर लो, क्या आएगा, बी ए माइनस बी बी माइनस ए ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी आई। ठीक है, ये दोनों कट गए, मिला क्या, बी ए इज इक्वल टू बी बी प्लस ए ए, जो कि क्या था, ए बी खुद था। तो बी ए और ए बी बराबर है और इसलिए ये कम्यूटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है कि दे दिया गया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ टू इज इक्वल टू 10। आपको ये बात समझ में आती है कि एफ एक्स फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स है ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, आसान सवाल है यार। F4 की बात करें तो F4 का मतलब क्या हुआ, F2 इंटू F2, तो सिंपल सी बात है कि ये 10 स्क्वायर हो गया। F8 इसी तरीके से कितना होगा, F8 में 10 स्क्वायर इंटू अगेन F2 आएगा। ठीक है, F4 इंटू F2 लिखोगे यही होगा ना, तो फिर से आपका 10 क्यूब बन जाएगा। तो F ऑफ अगर हमसे कहा जाए 2 की पावर r तो दैट इज बेसिकली 10 रेज टू पावर r। बस इतनी सी बात है। अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो ये सभी एक्सप्रेशन बन गए। और एफ इनवर्स के टर्म्स में बात करें तो एफ इनवर्स 10 की पावर r इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर r। बस ये दोनों चीजें आपको पता करनी थी, बाकी तो क्वेश्चन आसान ही। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया, फिर से एक आसान सवाल है। ठीक है, पहले वाले लिमिट की बात करूं मैं जहां से l निकालना है, तो वो कैसा है, 1 की पावर इन्फिनिटी है। आपको बता दिया गया था कि भाई अच्छा इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा है, 5 की पावर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो वैसे भी 0 को टेंड करेगा, तो ये 1 हो जाएगा। और प्लस 0 मतलब बेस आपका 1 है, पावर में आपके पास इन्फिनिटी है। तो क्या करते हैं ऐसे में, बेस में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा, 5 की पावर x स्क्वायर है प्लस आपके पास है x स्क्वायर माइनस 1, और जो पावर में था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। इस आंसर को हम क्या करते हैं, e की पावर में लिमिट रख देते हैं, x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो दिस गिव्स यू लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस x। अब आप ये जानते हो कि ये कितना होता है, ये भाई 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर होता तो हाफ होता है, यहाँ 2 हो जाएगा। और इधर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इस वाले पार्ट पे क्या होगा, तो ये a की पावर, अब इसको भी लिख सकता हूं ना मैं, x स्क्वायर बाई 2 ऐसा। ठीक है, तो ये 2 आएगा और ये कितना हो जाएगा, ln 5 है कि नहीं है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, जहां x आपका 0 को टेंड कर रहा था, है, तो इसका मतलब ln है मतलब 5 और प्लस ये कितना है 2। ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया, ये तो बन गया आपका e रेज टू पावर ln 25
और इंटू ई स्क्वायर, होगा कि नहीं? ये e रेज टू पावर 2ln5 इंटू ई स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 25e स्क्वायर, है ना? तो ये 25e स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब l आपका 25 है, और l अगर 25 है तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी में देखें 1 की पावर t प्लस 2 की पावर t प्लस 3 की पावर t अप टू 24 की पावर t, लेकिन 25 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। रेज टू पावर हमारे पास दिया गया है 1/2t, ठीक है, ओके। तो अब यहां से देखिए आप क्या कर सकते हो, यहां से 25 की पावर t बाहर निकाल लें, तो 25 की पावर t जब आप निकालोगे तो बेसिकली निकलेगा कितना? 1/2t, है ना? 25 की पावर t और पावर में 1/2t भी तो बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? 1/1t और यहाँ 25t प्लस 2t अपॉन 25t, है ना? ऐसे ही करते हुए 24t अपॉन 25t, लेकिन यहां बचा रहेगा 2 और जिसकी पावर में 1/2t। तो ये आपके पास पूरी टर्म कितनी हो गई? ये पूरी टर्म आपकी 0 को टेंड करने लगेगी, तो बेस आपका 2 को टेंड कर रहा है ना, इस 2 की वजह से, और पावर आपकी 0 को टेंड कर रही है, मतलब ये आपका 2 की पावर 0, और इधर से आपके पास कितना आया? 5, ठीक है? तो ये 5 × 1 इधर टेंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास सीधा सीधा सवाल दिया हुआ है यार, देखो fc इज इक्वल टू fa प्लस fb/2, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस कहा ही गया है ना, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस कहा ही गया है तो fc इज इक्वल टू f, मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा ना fa और fb के बीच में, fa प्लस fb/2 वाला, क्योंकि आप ऐसे देखो कोई सा भी कर्व है ना, ये आपने कहा a, fa, ये रहा आपका b, fb, ठीक है? तो भाई y कोऑर्डिनेट तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, y कोऑर्डिनेट तो दोनों के बीच में होगा, तो जब y कोऑर्डिनेट दोनों के बीच में ही है, fa और fb के बीच में ही आप कोई y कोऑर्डिनेट ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो चीज इस कर्व को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी ही जाएगी। कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और कोई चॉइस ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम कह दें कि यहां पे जा रहा था, हो सकता है और नीचे से चली जाए, हमारे पास भाई इन दोनों के बीच से ही जाना पड़ेगा ना। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हम कहते हैं ना कि 5 को अटेन करता है, -3 को अटेन करता है, तो ऑब्वियसली उसका एक रूट रहा होगा, कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से fa को अटेन करता है, fb को अटेन करता है, तो उसके बीच में fa प्लस fb/2 को अटेन करेगा ही करेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका fc भी है, क्योंकि वो भी fa और fb के बीच में लाई करेगा, सेकेंड वाला केस, ठीक है, b वाला। थर्ड वाले केस में भी आप समझ सकते हो कि इस fa और fb वाले पॉइंट को अगर हम 2:3 में डिवाइड कर दें, तो जो पॉइंट आएगा वहीं से y कोऑर्डिनेट पास करेगी। यही है ना, इसका y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का अगर निकालो तो कितना आएगा? 3fa प्लस 2fb/5, ठीक है? तो ये जहां पे भी कट करेगी वो पॉइंट जो है आपका C कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से ये जो लिखा गया था एक तरीके से 3fa प्लस 2fb/5, ये भी क्या था? ये भी fa और fb के बीच की क्वांटिटी थी। और सिमिलरली d वाले में भी आप समझ सकते हो कि d वाले में भी अगर आप इसका डिवीजन करते हो, ठीक है, 3fa माइनस fb कर दिया गया, ठीक। तो अब आपको कैसे डिवीजन करना होगा? डिवीजन आपको एक्सटर्नली करना होगा, मतलब fa fb के बाहर करना होगा। फिर आपको क्या कहना चाहिए, ये बात समझ में आती है, ठीक है, कि ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कुछ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा सा फॉर्मूला आपको एक्सपेक्टेशन है कि आप याद रखिए, e की पावर ax cos bx का और e की पावर ax sin bx का, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो p का टर्म है e⁻3x cos 2013x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो e⁻3x आ जाता है, नीचे आता था 3² प्लस 2013 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या आएगा, ठीक है। तो cos 2013 है ना, e की पावर ax cos bx वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाना चाहिए? 3 cos है ना 2013x, और साथ में आपके आ जाएगा 2013 का sin 2013x, ये आपके पास टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए लिखें, ये तो आपका p हो गया। q के लिए अगर आप लिखने जाओगे, ठीक है, तो q आपका कितना आएगा? ये भी साइन के टर्म्स में, तो e की पावर 3x 3² प्लस 2013 का स्क्वायर, ये तो सेम रहने वाला है। इधर आपके पास क्या आएगा? इधर आएगा 3 sin
2013x और माइनस का आएगा ना इस बार 3 sin 2013x और साथ में अपने पास माइनस का 2013 cos 2013x। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास P और Q। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर डायरेक्टली ही स्क्वायर कर लो, पहले P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, आपके पास ये चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट इंटीजर टाइप्स में देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है पॉइंट्स ऑन इलिप्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑक्सिलरी सर्कल पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है। नोट्स का क्वेश्चन क्या होता था, दोनों के बीच का रेशियो कितना आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे एक चीज का कि यहाँ पे हमारा अदर इलिप्स वाला केस है, क्योंकि अगर हम इलिप्स को देखें तो इलिप्स की इक्वेशन है x²/4 प्लस y²/12 इज इक्वल टू 1, यही है ना। तो अदर इलिप्स जैसा केस है, तो अदर इलिप्स वाले केस में क्या होगा, फिर से अगर हम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो रेशियो आता है वो कितना आता है, b/a आता है ना। नोट्स में लिखा था एरिया दोनों ट्रायंगल्स का जो होगा करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स और एक जो हमने इलिप्स पे पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, तो जो रेशियो आता था वो कितना था, b/a के रेशियो में। तो अगर b/a के रेशियो में डिवाइड करता है तो आपका b यहाँ पे कितना है, √12 और a कितना है, √4। तो दिस विल बी √12 अपॉन √4, दैट विल गिव यू √3। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर की आपको वैल्यू पूछी गई, सीधा सीधा सवाल था, है ना। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, है ना, क्योंकि फालतू में चीजें लंबी हो जाएंगी, कैलकुलेटिव हो जाएंगी, तो सबकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या कहा जा रहा है, फैमिली ऑफ इंटीग्रल कर्व्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कट बाय द लाइंस x = 2। तो भाई अगर मान लो बहुत सारे कर्व्स हैं, है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स है बहुत सारे, है ना, बहुत सारे कर्व्स है मान लो, तो वो सभी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, x = 2 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ 2, α टाइप का ही होगा। और 2, α वाले पॉइंट पे फिर क्या कहा जा रहा है कि टेंजेंट्स खींची है हमने। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, इन पे टेंजेंट्स खींची हैं और ये टेंजेंट्स किसी पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करती हैं। डिफरेंट सारे भी जितने भी कर्व्स हैं सभी की जो टेंजेंट आती है 2, α पे, वो इसी पॉइंट से पास करती हैं λ, μ से। ठीक है, तो हमें एक तरीके से λ/μ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जाएगा, अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहें 2, α पे, तो क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत थोड़ी ना होती है, dy/dx की जरूरत होती है। तो यहां से देख लो कि dy/dx है ना एट x = 2 कितना आएगा, 2 - 8α आएगा, है कि नहीं। dy/dx = x - x³ × y, तो x की जगह 2 और y की जगह अल्फा रख दिया, तो स्लोप कितनी आएगी, 2 - 8α। इक्वेशन क्या होगी, y - α = 2 - 8α × x - 2, है ना। 2, α से पास करने वाली टेंजेंट जो कि 2, α वाले पॉइंट पे टेंजेंट का काम कर रही है, स्लोप उसका इतना है ना। तो अल्फा वेरिएबल है, मतलब अल्फा आपका पैरामीटर है, लेकिन बाकी सब तो ठीक है। तो हमें वैसे भी बहुत सारी लाइंस को एक पॉइंट से पास कराना था, मतलब क्या हुआ, फैमिली ऑफ लाइंस वाली बात हो गई ना। तो यहां से देखो अगर हम y - α = यहां से लिख लेता हूं 2x - 4 - 8α x + 16α। ठीक है, तो जो y मतलब अल्फा वाली टर्म्स है उनको एक साइड, बाकी सबको एक साइड, तो y - 2x, ठीक है, -4, ओके, ये सब एक साथ हो जाएंगे और प्लस साथ में क्या बचेगा, अल्फा को कॉमन ले लेते हैं तो 16 - 8x, ठीक है, इधर ले आ रहे हैं, -16 + 8x और अच्छा एक अल्फा यहाँ पे भी था तो -1, है ना, ये आपका इज इक्वल टू 0। तो ये L1 + अल्फा L2 टाइप की चीज है ना, L1 + अल्फा L2 = 0। तो इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, दिस थिंग इज इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा x = 17/8। आपने x = 17/8 यहां रखा तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, 2x - 4, मतलब 17/4 - 4। ठीक है, तो ये आपका x और y आ गए, मतलब लैम्डा और म्यू आपको पता चल गया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने वाले थे। तो क्या किया हमने, फैमिली ऑफ लाइंस जनरेट करी है, और फैमिली ऑफ लाइंस अगर एक बार निकल गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना आता है। ठीक है, कि कहां पे कॉन्करेंसी क्रिएट होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि
लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कैसा आता था, साइन थीटा आता था, ध्यान रहे। तो साइन थीटा वाज इक्वल टू, क्या करेंगे, नॉर्मल और लाइन, जो लाइन की डायरेक्शन है दोनों के बीच का एंगल निकाल लें। तो देखिए लाइन की डायरेक्शन क्या है, 3i2j4k, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लें हम किसके साथ, 2 1 माइनस 3 के साथ, और नीचे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यही आएगा ना। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या बन गया, 3 × 2 6 प्लस 2 माइनस 12, ठीक है। डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ही पूछा है ना, तो निकाल सकते हो ना यहाँ से। 9 4 13 25 और 4 29 सीधा लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास हो गया 9 और 4 13 114, ठीक है। ये साइन थीटा है, कोसेक थीटा आपको मिल गया, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा भी मिल गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट, क्यू आर एस का बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, मतलब क्यू आर और एस सभी कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। तो अगर कोप्लेनर है तो एस को मैं क्या लिख सकता हूं, एस अगर क्यू और आर के प्लेन में लाई करता है तो इसका मतलब लेमडा क्यू प्लस म्यू आर, ऐसा ही होगा ना एस। और फिर एस की एक और खासियत दी गई है कि पी डॉट एस 0 होना चाहिए, तो पी डॉट एस निकाल लो। तो पी डॉट एस अगर निकालोगे तो कितना आएगा, लेमडा क्यू डॉट पी प्लस म्यू आर डॉट पी, ठीक है। ये चीज 0 होनी चाहिए। तो क्यू डॉट पी कितना है, क्यू डॉट पी का मतलब है 0 -1, ठीक है। क्यू डॉट पी मतलब -1, तो लेमडा इंटू -1 प्लस म्यू इंटू आर डॉट पी का मतलब, आर डॉट पी का मतलब हो गया आई और माइनस आई का बस मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर से -1, ठीक है। तो ये चीज इज इक्वल टू 0, तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू आ गई, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू है, मतलब कि यहां से अगर हम कहें तो एस वेक्टर विल बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्यू माइनस आर लिख सकता हूं, ठीक है। क्यू और आर दोनों पता है ना, तो क्यू और आर अगर पता है तो हमने कहा कि एस कैसा होगा, लेमडा इंटू क्यू माइनस आर। क्यू माइनस आर का मतलब हुआ जे माइनस 2k प्लस आई, जे माइनस 2k प्लस आई, यही होगा एस। अब इसका चाहते क्या हो आप कि इसका मॉड कितना हो, 1 हो, क्योंकि एस आपका यूनिट वेक्टर था। तो अब आपको क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड को इक्वल टू 1 कर देना है, लेमडा की वैल्यू निकल आएगी। तो अब इसके मैग्नीट्यूड को 1 करना था। ध्यान रहे एक मिस्टेक होती है यहाँ पे, अपन प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड लिखोगे, है ना, तो प्लस मतलब क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे मॉड ऑफ लेमडा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मॉड लगा दिया हमने, मॉड ऑफ लेमडा √6 इज इक्वल टू 1, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, +(1/√6). नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एरिया निकालना है सबसे पहले, तो है ना। एसएन का मतलब क्या है, एसएन का मतलब है 0 से 1 x² 1 - x की पावर n dx। अब सबसे पहली चीज तो ये समझ में आती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन अगर a + p - x वाली चीज यूज करें तो भाई ये 1 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहां तो x की पावर n आ जाएगा ना, दिक्कत इसी से थी, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये dx बन गया, तो ये बन गया 0 से 1 x की पावर n 1 + x² - 2x dx। तो ये आपके पास आ गया 0 से 1 x की पावर n + x की पावर n + 2 - 2x की पावर n + 1, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस x की पावर n + 3 अपॉन n + 3 माइनस 2x की पावर n + 2 अपॉन n + 2। कहां से कहां तक, 0 से 1, तो मिला 1 अपॉन n + 1 प्लस 1 अपॉन n + 3 माइनस 2 अपॉन n + 2, ठीक है, ये आएगा। ओके, अब हमें क्या कहा गया, हमें सम करना है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसको हम थोड़ा सही तरीके से अरेंज कर दें सो दैट कि कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाए। तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, 1 अपॉन n + 1 माइनस 1 अपॉन n + 2 एक साथ, ठीक है। और एक n + 2 को अलग यूज कर लिया, n + 2 माइनस n + 3 एक साथ। कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कैंसिलेशन करना शुरू करें। तो ये तो हमारा रहा Sn, ठीक है। तो S1 से स्टार्ट करना है ना हमें,
देखिए S1 से लेके Sn तक का सम चाहिए अपने को, ठीक है। तो S1 में क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/4। S2 में यहाँ वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और ऐसे करते हुए Sn में आपके पास ये वाला टर्म तो चलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इधर वाली टर्म बची रहेगी। क्या है वो 1/n+2, ठीक है, 1/n+2 माइनस 1/n+3, ठीक है। तो अगर सम करते हो तो सम कितना आया, समेशन ओवर Sn विल बी इक्वल टू ये आएगा। अच्छा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो को टेंड करने लगेंगी, तो बचेगा आंसर यही 1/2 माइनस 1/3, बाकी सब तो जीरो टेंड कर गया, तो आंसर आ गया 1/6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वैसे पुराना क्वेश्चन है, जेई में पूछा जा चुका है, नोट्स में भी करे हुए हो, एक बार फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो पहले कर रखा है इस तरीके का है ना, जेई वाला क्वेश्चन है, बस वहां पे x² था, यहाँ x³ दे दिया, शायद इतना ही फर्क है या फिर थोड़ा बहुत जो भी हो। खैर स्टार्ट करते हैं अपन सवाल, यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से 1 माइनस x³ रेज़ टू पावर 50। तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल तो है नहीं इंटीग्रेट करना, लेकिन यहाँ 50 है, यहाँ 49, तो क्या सेंस आता है इससे ये पता चलता है कि ये हमारा किससे रिलेटेड है, रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व भी करेंगे कि ये अगर I50 लिखा है तो इस I50 को बेसिकली मुझे I49 में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इंटू 1 कर दूं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस सेकंड इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन, कितना आएगा 50 इंटू 1 माइनस x³ रेज़ टू पावर 49 इंटू माइनस 3x², और इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो इंटू इंटीग्रेशन ये भी हो गया, ठीक। 0 से 1 यहाँ पे भी लिमिट्स लग जाएंगी 0 से 1, तो आप देख सकते हो 1 या 0 रखने से ये वाला टर्म तो 0 हो ही गया, तो इससे तो कोई टेंशन है नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 50 बाहर निकाल लिया मैंने, 0 से 1 माइनस x³ की पावर 49 इंटू x³, ठीक है, एक 3 और था तो वो 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, dx। अब ये टर्म फालतू की आ गई, इसको कैसे हटाते हैं, तो अगर ध्यान हो तो 150 तो चलिए ठीक है, 0 से 1 माइनस x³ रेज़ टू पावर 49, इसको कैसे ब्रेक कर दें, इसको अपन लिख सकते थे 1 माइनस x³, ठीक है, और -1 माइनस x³ को एक साथ कर लो, -1 को अलग, तो ये माइनस x³ हो गया ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं एक निगेटिव यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। तो हियर यू गो विद माइनस 150, 0 से 1 माइनस x³ रेज़ टू पावर 49, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 50, माइनस ये देखो ये टर्म -1, तो 0 से 1 माइनस x³ रेज़ टू पावर 49, ठीक है, ये आपकी टर्म बन गई। तो हियर यू गो विद माइनस 150, I50 माइनस I49 इज इक्वल टू I50। This way you will be able to find ratio of I50 and I49. That is what was required in this question. तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन एंड होता है। आसान पेपर था, पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, देखे हुए से सवाल हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।